Hello everyone, welcome to Pharma Minds YouTube channel. So today we are going to discuss 25 question series on the topic protection and reproduction of groups and impurities plus limit test. Coming to question number 1, what is the health effect of excess fluoride in drinking water? Option A is fluorosis, option B is toothache, option C is lung disease and option D is intestinal infection. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए फ्लोरोसिस बिकॉज ड्यू टू एक्सेस ऑफ फ्लोराइड इट गेट्स अकोमुलेटेड इन द टीथ एंड बोन्स विच लीड्स टू फ्लोरोसिस। तो जो फ्लोराइड है वो क्या करता है, अकोमुलेट हो जाता है टीथ और बोन्स में विच कैन लीड टू फ्लोरोसिस। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 2. Which of the following is a waterborne disease? Option A is typhoid, option B is cholera, option C is diarrhea and option D is all of the above. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज तीनों डिसीजेस है टाइफाइड, कॉलेरा एंड डायरिया, दे आर प्राइमरली स्प्रेड बाय द इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। तो ये तीनों की तीनों डिसीजेस इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होती हैं। सो दे ऑल आर वाटरबोर्न डिसीजेस। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 3. How many types of impurities are present in medicinal preparations? Option A is 3, option B is 4, option C is 8 and option D is 6. कितनी टाइप की इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होती हैं इन मेडिसिनल प्रिपरेशंस? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज 6। टोटल 6 टाइप की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज केमिकल, सेकंड इज फिजिकल, थर्ड इज माइक्रोबियल, फोर्थ इज रेडियोएक्टिव, फिफ्थ इज बायोलॉजिकल and sixth one is pharmaceutical impurities. तो total 6 types of impurities present होती हैं in medicinal preparations. So option D will be your correct answer. Question number 4. Impurities in pharmaceutical preparation may be due to the following sources. Option A is raw material, option B is manufacturing process, option C is solvent and option D is all of the above. तो जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में वो किन सोर्सेज की वजह से होती हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, कि जो इम्प्योरिटीज हैं कैन बी प्रेजेंट ड्यू टू कंटेमिनेटेड नेचुरल और सिंथेटिक रॉ मटेरियल यूज। जो अगर हम रॉ मटेरियल जो यूज कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड है तो उसकी वजह से इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। दूसरा, ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग रिएक्शंस और इक्विपमेंट्स एंड थर्ड वन इज रेजिडुअल और कंटेमिनेटेड सॉल्वेंट्स यूज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो कंटेमिनेटेड सॉल्वेंट्स यूज करने की वजह से भी इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। तो इन तीनों की वजह से इम्प्योरिटीज हो सकती हैं। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 5. Which method is used for the limit test of arsenic? Option A is Kurtzit method, option B is Oswald method, option C is Arrhenius method and option D is Karl Fischer method. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज Kurtzit method, as it detects arsenic by converting it to arsenic gas and observing a yellow stain. तो Kurtzit method, that is option A will be your correct answer. हम इस मेथड को यूज करते हैं फॉर द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। क्वेश्चन 6. पोटेशियम क्रोमेट इज यूज इन द लिमिट टेस्ट ऑफ ऑप्शन E is iron, option B is lead, option C is heavy metals and option D is arsenic. पोटेशियम क्रोमेट इसमें से किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज लेड। जो पोटेशियम क्रोमेट है वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट बना देता है लेड क्रोमेट इन द लिमिट टेस्ट ऑफ लेड। तो जो हमारा ऑप्शन बी है दैट इज लेड विल बी द करेक्ट आंसर। Question number 7. The concentration of standard iron solution in the limit test for iron is option A is 10 ppm, option B is 15 ppm, option C is 20 ppm and option D is 25 ppm.
तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन की क्या कंसेंट्रेशन होती है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 20 ppm। स्टैंडर्ड आयरन सोल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है? 20 ppm इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। I hope it's clear. Now moving on to question number 8. Nitric acid is used in the limit test of option A is chloride, option B is iron, option C is arsenic and option D is lead. तो नाइट्रिक एसिड इसमें से किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। जो नाइट्रिक एसिड है वो लेड के लिमिट टेस्ट में यूज होता है। जो नाइट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है? लेड कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाता है टू फॉर्म सॉल्युबल लेड नाइट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी दैट इज लेड क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। Question number 9. In the limit test of sulfate, which of the following is used to prevent supersaturation? Option A is potassium sulfate, option B is barium sulfate, option C is alcohol, and option D is none of the above. इसमें से कौन इसको हम यूज करते हैं इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी एल्कोहल। बिकॉज जो एल्कोहल होता है वो क्या करता है? सॉल्युबिलिटी रिड्यूस कर देता है बेरियम सल्फेट की, द प्रेसिपिटेट फॉर्म इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है दैट इज बेरियम सल्फेट। तो जो एल्कोहल होता है उसकी सॉल्युबिलिटी को क्या कर देता है? रिड्यूस, जिससे कि जो सुपर सैचुरेशन होती है वो हमारी क्या हो जाती है? प्रिवेंट। ऑप्शन सी दैट इज एल्कोहल विल बी योर करेक्ट आंसर। हम एल्कोहल को यूज करते हैं टू प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। Question number 10. What is the limit of arsenic in pharmaceuticals as indicated by IP? Option A is less than 2 ppm, option B is less than 30 ppm, option C is less than 15 ppm, and option D is 35 ppm. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए दैट इज लेस देन 2 ppm टू इंश्योर सेफ्टी, स्टेबिलिटी, क्वालिटी एंड कंप्लायंस। तो लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस एज इंडिकेटेड बाय आईपी इज लेस देन 2 ppm। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। Question number 11. Most common group for protection of acid is option A is acetal, option B is ester, option C is ketone and option D is ether. तो मोस्ट कॉमन ग्रुप जो हम यूज करते हैं फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एसिड इज, मतलब मोस्ट कॉमन ग्रुप जो हम यूज करते हैं एसिड की प्रोटेक्शन के लिए वो कौन सा होता है? तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज एस्टर। अब हम एस्टर को क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज इजी टू फॉर्म थ्रू एस्टेरिफिकेशन। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन के थ्रू इजीली फॉर्म हो जाता है। दूसरा, ये स्टेबल होता है अंडर वेरियस रिएक्शन कंडीशन। तीसरा, इट कैन बी सिलेक्टिवली रिमूव बाय ईदर एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस विदाउट इफेक्टिंग अदर फंक्शनल ग्रुप्स। इन 3 रीजंस की वजह से हम एस्टर को यूज करते हैं एज अ कॉमन ग्रुप फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एसिड। तो ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। Question number 12. One of the following is the most commonly used protecting group for amines. Option A is tetrahydropyranoxy. Option B is tert butyl oxycarbamate. Option C is paramethylbenzyl and option D is methoxymethylene. इसमें से कौन सा ग्रुप यूज होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अमीन्स? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी दैट इज tert butyl oxycarbamate। अब हम इसको क्यों यूज करते हैं? बिकॉज इट इज स्टेबल इन बोथ न्यूट्रल एंड बेसिक इन्वायरमेंट। दूसरा, इट कैन बी सिलेक्टिवली रिमूव्ड अंडर एसिडिक कंडीशन without affecting other groups. And third is it can be easily introduced under mild condition. तो जो tert butyl oxycarbamate है, it is the most commonly used protecting group for amines. ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
Question number 13. According to stability point of view for protecting group, option A is acetyl is more stable than benzoyl. Option B is benzoyl is more stable than acetyl. Option C is comparatively same. And option D is none of the above. तो इन दोनों में से कौन सा ग्रुप सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज बेंजोइल इज मोर स्टेबल देन एसिटाइल। जो बेंजोइल होता है उसके अंदर ना एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है जो कि उसको क्या कर देती है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, जिसकी वजह से वो लेस रिएक्टिव होता है एंड मोर रेजिस्टेंस होता है टू हाइड्रोलिसिस एज कंपेयर टू लेस स्टेबलाइज एसिटाइल ग्रुप। तो जो बेंजोइल ग्रुप है वो इसीलिए ज्यादा स्टेबल होता है एसिटाइल से बिकॉज उसके अंदर रेजोनेंस की प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, दैट इज बेंजोइल इज मोर स्टेबल देन एसिटाइल। क्वेश्चन नंबर 14. प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर carboxylic acid is used to, option A is promote nucleophilic addition at the carbonyl group, option B is prevent nucleophilic addition at the carbonyl group, option C is prevent electrophilic addition at the carbonyl group, and option D is none of the above. तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट द कार्बोनिल ग्रुप। कैसे? वो क्या करते हैं, मास्क कर लेते हैं रिएक्टिव कार्बोनिल को, मेकिंग इट लेस ससेप्टेबल टू द अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स ड्यूरिंग रिएक्शन, थस प्रिजर्विंग द इंटीग्रिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनैलिटी। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो रिएक्टिव कार्बोनिल ग्रुप है उसको मास्क कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेस ससेप्टेबल हो जाता है टू द अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल्स। तो हमारी जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है कार्बोनिल ग्रुप पे वो क्या हो जाती है, प्रिवेंट हो जाती है। सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिवेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एट द कार्बोनिल ग्रुप। Now coming to question number 15. Which of the following is used to prevent precipitation of iron by ammonia? Option A is thioglycolic acid, option B is citric acid, option C is acetic acid, and option D is ethanol. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो सिट्रिक एसिड होता है वो क्या करता है, एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं आयरन के साथ, जिसकी वजह से जब हम अमोनिया ऐड करते हैं तो जो आयरन है वो एज आयरन हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट नहीं होता। तो जो सिट्रिक एसिड है वो इज यूज टू प्रिवेंट precipitation of iron as iron hydroxide by ammonia. So option B will be a correct answer. Question number 16. Ferrous thioglycolate formed in the limit test of iron is of what colored alkaline medium? Option A is blue color, option B is yellow color, option C is red color, and option D is colorless. जो ferrous thioglycolate formed होता है in the limit test of iron उसका क्या कलर होता है? तो जो ऑप्शन सी है दैट इज रेड कलर विल बी योर करेक्ट आंसर। जो फेरस थायोग्लाइकोलेट है वो रेड कलर का होता है। क्वेश्चन नंबर 17. व्हाट बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन? ऑप्शन ए इज अमोनियम थायोसाइनेट, ऑप्शन बी इज एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड ऑप्शन डी इज थायोग्लाइकोनेट। सो विच बफर सॉल्यूशन इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, that is ammonium thiocyanate, which forms a red colored complex with iron ions. Question number 18. A compound having foreign matter is called. अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर कोई भी फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज इम्प्यूरिटीज। जो इम्प्यूरिटीज होती हैं दीज आर द अनडिजायर्ड फॉरेन मटेरियल्स विच कैन कंटेमिनेट और रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। तो अगर किसी भी कंपाउंड में कोई भी फॉरेन मैटर या मटेरियल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्यूरिटीज। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19. वाटर इफ फ्री फ्रॉम ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज इज कॉल्ड. ऑप्शन ए इज टैप वाटर, ऑप्शन बी इज डीमिनरलाइज्ड वाटर,
ऑप्शन सी इज डिस्टिल्ड वाटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। वाटर जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज डिस्टिल्ड वाटर, as it is purified by boiling and condensing its vapor, leaving behind any type of impurities. तो जो distilled water होता है, it is free from organic impurities. So option C will be a correct answer. Coming to question number 20, which of the following units is most widely used for measuring the turbidity of water? Option A is absorbance units. Option B is Jackson turbidity units. Option C is nephelometric turbidity unit. And option D is none of the above. इसमें से कौन सा यूनिट हम यूज करते हैं फॉर मेजरिंग द टर्बिडिटी ऑफ वाटर? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज एनटीयू, which stands for nephelometric turbidity unit, is the most widely accepted and standardized unit for measuring turbidity. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. Question number 21. Group which make possible to react the less reactive functional group selectively on the presence of more reactive group. तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज डी प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ऑप्शन बी इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, ऑप्शन सी इज न्यूट्रलाइजिंग ग्रुप एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव. तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप. क्योंकि जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप होता है वो क्या करता है? मोर रिएक्टिव ग्रुप को मास्क कर देता है, जिसकी वजह से जो लेस रिएक्टिव ग्रुप होता है वो इजिली रिएक्ट कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ मोर रिएक्टिव ग्रुप. तो हमारा ऑप्शन बी, दैट इज प्रोटेक्टिंग ग्रुप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर. Question number 22. What is formed when a formaldehyde is protected with ethane 1,2-diol ethylene glycol? Option A is ether, option B is formyl, option C is ester, and option D is ketal. तो जो formaldehyde is protected with ethane 1,2-diol तो क्या फॉर्म होता है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज फॉर्मैल, बिकॉज when formaldehyde reacts with ethylene glycol due to the formation of cyclic acetal. अब जो ये साइक्लिक एसिडल है ये कैसे फॉर्म होता है कि जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल के, वो एल्डिहाइड ऑफ ग्रुप ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23. Deprotection of third butoxycarbonyl can be done using which conditions? Option A is basic, option B is acidic, option C is neutral, and option D is hydrogenation. तो हम deprotection of third butoxycarbonyl किन कंडीशंस में कर सकते हैं? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एसिडिक, बिकॉज प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन बाय एसिड. अब हम जो डी प्रोटेक्शन है वो थर्ड बुटॉक्सी कार्बोनिल की वो एसिडिक कंडीशंस में क्यों करते हैं? नंबर 1, बिकॉज प्रोटोनेशन हो जाती है ऑफ द कार्बोनिल ऑक्सीजन बाय एसिड. दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन बाय द लॉस ऑफ थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एज आइसोब्यूटीन. एंड तीसरा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लीविंग बिहाइंड द डी प्रोटेक्टेड अमीन ग्रुप. जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एसिडिक. Question number 24. Acetal are simply removed by treatment with. Option A is aqueous base, option B is aqueous acid, option C is both A and B, and option D is none of the above. तो हम एसिटल को कैसे रिमूव कर सकते हैं? सो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज aqueous acid, because by acid catalyzed hydrolysis where acetal is protonated making it susceptible to the attack by water. तो जो एसिड कैटेलाइज हाइड्रोलिसिस में जो एसिटल है वो प्रोटोनेट हो जाता है, मेकिंग इट ससेप्टेबल टू द अटैक बाय वाटर.
जिससे कि वो रिमूव हो जाता है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज एक्वस एसिड। Question number 25. Turbidity produced in the limit test of chloride is due to option A silver chloride, option B is barium chloride, option C is silver nitrate and option D is thioglycolate. तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड में जो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है वो किसकी वजह से होती है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, एज इट इज insoluble in water and forms a cloudy suspension, that is turbidity when added to solutions containing chloride ions. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, दैट इज सिल्वर क्लोराइड, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो आई होप इट्स क्लियर। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।